सबसे पहले मैं आरएमए टीम और डेली इनसाइडर को बधाई देना चाहूँगा कि एक ऐसे सब्जेक्ट पे हर डिफरेंट फील्ड के लोगों को इनवाइट किया और बरेली के दिल में क्या है ये जानना चाहा। इससे पहले मैं कि अपनी बात शुरू करूँ, मैं जब भी आरएमए के किसी प्रोग्राम में आता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि लगभग 50 लोग 60 लोग हैं, पर ये 50-60 लोग 50 इंडिविजुअल्स नहीं हैं, ये 50-60 लोग 50 इंस्टीट्यूशंस हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को गवर्न कर रहे हैं जहाँ पे कि 500 और 1000 और 2000 लोग काम कर रहे हैं। तो इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 50 और 60 पीपल, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि मैं टैक्सेशन की फील्ड में हूँ और मेरे को जो रोल असाइन किया गया है वो भी है कि टैक्सेशन इकोनॉमी और इसके संबंध में बरेली के दिल में क्या है। आप सब जानते हैं कि 2017 में एक मेजर इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म हुआ था, मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म था कि जब 17 टैक्सेस, अलग अलग 17 टैक्सेस को मर्ज करके एक जीएसटी लॉ बनाया गया और इस जीएसटी लॉ में हमारा स्टेट और हमारा सेंट्रल दोनों इक्वल के भागीदार हैं। बहुत बड़ा चेंज था। वन टैक्स वन नेशन, एक ही रेट अक्रॉस द कंट्री, किसी भी प्रोडक्ट पे एक ही रेट। तो हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारे व्यापारियों को, हमारे ट्रेडर्स को बहुत लाभ हुआ कि वो यहाँ बैठे हुए कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। बरेली में बैठकर वो बॉम्बे में भी माल सेल कर सकते हैं और पिथौरागढ़ में भी माल सेल कर सकते हैं, एक ही रेट हुआ। ये सब कुछ पिछले 4 साल में हुआ। रिजल्ट इसका ये हुआ कि हमारा व्यापारी आगे आया, हमारा इंडस्ट्रिस्ट आगे आया और जो कलेक्शन 80,000 करोड़ रुपए 2017-18 में था, वो आपने पिछले माह पेपर में पढ़ा होगा कि 1,40,000 करोड़ रुपए ये कलेक्शन हुआ। लगभग 75% ग्रोथ आई पिछले 4 साल में। अब सवाल ये है कि हमारा दिल क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं इसमें। हम जो जीएसटी लॉ में या जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में चाहते हैं, उसमें सबसे पहली बात है कि टैक्सेशन लॉज में, जिसमें कि स्टेट भी शामिल है और सेंट्रल भी शामिल है, ये जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीजर्स हैं, ये जो व्यापारियों को, इंडस्ट्रिस्ट को के अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस का प्रोविजन है, ये प्रोविजन खत्म होना चाहिए। आज अगर किसी भी व्यापारी को 5 करोड़ से ज्यादा का उसका टैक्स बाकी हो तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको जेल भेजा जा सकता है। पर क्यों? अगर कोई व्यापारी टैक्स नहीं देता है तो वो इसलिए नहीं देता कि वो टैक्स नहीं देना चाहता, उसने अपनी किताबों में दिखाया हुआ है। वो इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि उसका बिजनेस उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं दे पाता कि वो पहले अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करता है। वो इसलिए नहीं दे पाता कि उसने जिससे अपना कच्चा माल खरीदा है उसको पहले पेमेंट करना चाहता है। वो इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री को चलाना चाहता है। तो वो इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है और ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर हम व्यापारी के अगेंस्ट में उसको जेल भेजने की बात करेंगे तो ये जो उत्साह है पिछले 4 साल का, वो हतोत्साह में बदल जाएगा। और किसी को भी जेल भेज देने से क्या कोई टैक्स का कलेक्शन हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उससे और डिस्करेजमेंट ही होता है। आदमी सोचता है, व्यापारी सोचता है, इंडस्ट्री सोचता है कि भाई संभल के चलो, बिजनेस करना थोड़ा खतरनाक है। दूसरी जो बात है वो ये है कि हर समाज में थोड़े अनस्क्रूपलस लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, और उसकी वजह से किसी भी ईमानदार व्यापारी को, किसी भी अच्छे इंडस्ट्रिस्ट को हरेस नहीं किया जाना चाहिए। आप अक्सर अपने पेपर में भी पढ़ते होंगे और व्यक्तिगत रूप से भी जानते होंगे कि व्यापारियों को हरेस बहुत किया जाता है। अगर लाइटर साइड में कहें तो सबसे पतली गर्दन उन्हीं की ही होती है। इसके अलावा जीएसटी लॉ जब 17 कानूनों को बदल के एक कानून बना तो इसमें रियल एस्टेट को भी शामिल किया जाना चाहिए। आज जो जीएसटी लॉ है उसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए वैट में। अभी गुड्स और सर्विसेज केवल है, इसमें रियल एस्टेट भी होना चाहिए, इसमें लैंड बिल्डिंग भी शामिल होना चाहिए, और जो लैंड एंड बिल्डिंग के खरीद फरोख्त में जो टैक्स पे होता है उसका आईटीसी जीएसटी में भी मिलना चाहिए। जब वो
लैंड और बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज हो रही है, बिजनेस के पर्पज के लिए खरीदी जा रही है, तो उस पर जो आज स्टैम्प ड्यूटी है वो कल को वैट हो जाएगा और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये चीज एक्सेप्टेबल है, तो वो जीएसटी में उसको शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे ही एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का, वो है पेट्रोल और डीजल, फ्यूल। आज पेट्रोल और डीजल जीएसटी कानून में शामिल नहीं है, या ये कहें उसको कि पेट्रोल और डीजल आईटीसी चेन में नहीं, वैल्यू एडेड चेन में नहीं, तो वैल्यू एडेड चेन में पेट्रोल और डीजल भी शामिल होना चाहिए। जीएसटी लॉ में मल्टीपल रेट्स हैं, 5, 12, 18, 28, उसके अलावा 3 प्लस सेस, तो ये इतने सारे रेट्स जो हैं ये डिफिकल्टी भी क्रिएट करते हैं, टेम्पटेशन टू इवेड भी होता है, चोरी करने की भी मंशा होती है और करप्शन भी बढ़ता है। तो ये रेट आज से अगर 4 साल पहले सोचे तो सेंट्रल एक्साइज लॉ में केवल 12.5% एक सिंगल रेट था कि अगर किसी पर टैक्स है तो 12.5%। तो ये टैक्स रेट जितने कम किए जाएंगे उतनी टैक्स की चोरी कम होगी और उतना ही ज्यादा ये जो कलेक्शन आज 1,40,000 करोड़ है ये और तेजी से बढ़ेगा। अब इकोनॉमी में अगर बात करें तो जो टैक्स पेयर टैक्स देता है वो बड़ा उसका हार्ड अर्न्ड मनी होता है। अगर वो इनकम टैक्स दे रहा है तो हार्ड अर्न्ड मनी है, और अगर वो जीएसटी पे कर रहा है तो बड़े मजबूती से एंटरप्राइजेज करके उसने जीएसटी पे करा है। हम ये चाहते हैं, हम टैक्स पेयर्स की ये डिमांड है कि हमारा ये पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये इसकी फ्रीबीज नहीं बांटी जानी चाहिए, किसी भी जाति या धर्म के आधार पर इसको फ्री नहीं बांटना चाहिए, इसको बांटने का अधिकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होना चाहिए। ये जितना भी पैसा हमारे से कलेक्ट हुआ है ये डायरेक्टली राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र के निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, कंट्री के डिफेंस में, इन सब में यूज होना चाहिए, ना कि ये फ्री बांट दीजिए। कोई कहता है कि मैं लैपटॉप दे दूंगा, कोई कहता है कि मैं स्मार्टफोन दे दूंगा, कोई कहता है कि मैं 15,000 रुपये फ्री दे दूंगा। व्हाट इज ऑल दिस? हमारा हार्ड अर्न्ड मनी है जो हमने टैक्स पे किया है, क्या हमने इसलिए पे किया है? इसके अलावा अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो पिछले 5 साल या प्रदेशीय स्तर पे बात करें तो पिछले 5-7 साल में लार्ज स्केल करप्शंस, लार्ज स्केल घोटाले नहीं सुनने को मिलते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि सिस्टम बेस्ड करप्शन में कोई अंतर नहीं है। सिस्टम बेस्ड करप्शन चाहे वो एक छोटा सा नगर निगम हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस स्क्रूटनी, फेसलेस अपील प्रोसीजर, करप्शन नियर टू जीरो हो गया। मेरे दिल में ये है, मेरे बरेली के दिल में ये है कि ये सिस्टम में कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि टेम्पटेशन फॉर करप्शन खत्म हो जाए। जो करप्शन चल रहा है सिस्टम में वो बहुत है, शायद करप्शन कम होगा तो टैक्स कलेक्शन और अपने आप बढ़ जाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्री, अभी जैसा कि डॉक्टर अनिल शर्मा साहब कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल सही बात है। हमारे डॉक्टर सत्येंद्र कुमार साहब ने भी कहा कि देयर शुड बी मोर जॉब गिवर्स देन जॉब सीकर्स। उनको इंकरेज करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका निकाला जाए, चाहे वो टैक्सेशन सिस्टम में कुछ एग्जेम्पशन दिए जाए। हमने देखा कि सन 2003 में जब उत्तराखंड को डेवलप करना था तो सरकार ने बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशन हमारे उत्तराखंड को दिए, नई फैक्ट्री लगाने पे एग्जेम्पशन दिए। आज हमारी प्रदेश सरकार भी बहुत सारी सब्सिडीज की घोषणा करती है कि आप ये इन्वेस्टमेंट करिए, हम इतनी सब्सिडी देंगे, बट धरातल पे कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा लग जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आती है कि वो सब्सिडी नहीं मिल पाती। तो अगर टैक्स लॉज में कुछ एग्जेम्पशन दिया जाए नई इंडस्ट्री लगाने पे, नए बिजनेस के लिए, तो हमारे यूथ को जॉब भी मिलेगी, नया बिजनेस भी डेवलप होगा और इकोनॉमी भी डेवलप होगी। यही मेरे दिल में है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो मैसेज है युवा को वो ये है कि वो कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन ले, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन उस क्षेत्र की केवल एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, उसको प्रैक्टिकल भी करें। जैसा हमारा घनश्याम खंडेलवाल जी भी कह रहे थे कि उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझें, चाहे वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे कि वो कॉलेज में हो, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र में हो, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझ के आगे बढ़ें।
युवा अगर किसी भी वजह से एजुकेशन के लिए या टेक्निकल पर्पस के लिए शहर से बाहर जाता है तो वो ये प्रयास करे कि हम पहले बरेली आके बरेली को डेवलप करने के लिए कहें, बरेली में स्थापित हों। तो दो चीज़ें, वन कि जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझें। नंबर टू, प्रयास करें कि हम वापस बरेली में आके क्या कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं।